लैब्स हैं एज वेल एज जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर हैं उनमें से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रो सी प्रो। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रो सी प्रो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा भी दूंगी। इसके अलावा जो एक और रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो है प्रोटियस। आई होप प्रोटियस आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर, मे बी एलसीए में, या अगर आप लोग नहीं मैम, नेट। ये वाला नहीं हो सकता अभी तक। ओके चलें, बहरहाल हमें सॉफ्टवेयर ये चाहिए, इसलिए चाहिए कि ये हमारी लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना बहुत आसान है। इसमें एज सच कोई एरर नहीं आता। हमें सिर्फ थोड़ी सी सिमुलेशन रन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर है। अदरवाइज़ और ऑप्शंस भी हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी डीबगिंग मुश्किल है कि उसमें एरर थोड़ा सा जो रिमूव करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ एक ये बर्डन होगा कि आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके अलावा जो उसके साथ वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग प्रोटियस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लें। और इसके अलावा जो दूसरा सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज़ करना है उसका नाम माइक्रो सी प्रो है। माइक्रो सी प्रो। आज जो आपने लैब स्टार्ट करनी है वो माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है। और माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ होती है उसकी थोड़ी डिटेल मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जो माइक्रो कंट्रोलर या जो डिवाइस हमने यूज़ करनी है उसका नाम है PIC पिक। PIC फॉर पिक। पिक 16F8778। रादर मैं आपको डाटा शीट, ये मैंने जो आपको दूसरी फाइल भेजी थी डाटा शीट के नाम से, ये मैंने वो ओपन की है। हमारा जो डिवाइस है उसका नाम है पिक 16F8। इधर लिखा हुआ है एक्स। एक्स में ये जो आपको मैंने डाटा शीट भेजी ये 4 डिवाइसेस के लिए है। उसमें से जो हमने डिवाइस यूज़ करनी है जो हमारे पास ट्रेनर है वो 16F877A के लिए है। ओके, जिस तरह आपने माइक्रो प्रोसेसर के केस में पढ़ा था कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती हैं उस पर, और उसमें डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करती हैं। इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर जो है वो भी डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं और उसमें हर कंपनी जो है रेंज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है। रेंज क्यों बनाती है? रेंज बनाने की रीज़न ये है कि ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक नॉर्मली होते हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो जर्नल पर्पज़ होते हैं। जर्नल पर्पज़ का मतलब ये होता है कि आप उस पर जनरली कोई भी कोड लिख के किसी भी चीज़ को इंटरफेस करके उसके साथ रन कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ही रन करते हैं। मे बी आपको जब कोई फर्दर या नई एप्लीकेशन, कोई एडवांस एप्लीकेशन रन करनी हो या कोई एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस करनी हो तो उसके लिए आपको नया कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना पड़े। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने आपको जो लास्ट वीक लैब करवाई थी इंटरफेसिंग LCD विद प्रोसेसर 8086, तो मैंने आपको बताया था कि जो इट्स एफ LCD होती है, LCD के बैक साइड पे कंट्रोलर्स लगे होते हैं। HD44780, HD44580, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। तो वो भी छोटी सी चिप्स हैं जिनको माइक्रो कंट्रोलर ही कहा जाता है। वो माइक्रो कंट्रोलर उस डिवाइस या उस टाइप ऑफ डिवाइस के लिए स्पेसिफिक हैं। उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग या उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बना होता है वो इस तरह बना होता है कि वो उस आउटपुट डिवाइस के साथ प्रॉपरली वर्क कर सकें। सो माइक्रो कंट्रोलर जो हैं जनरली हम उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं वो, या फंक्शन स्पेसिफिक कह सकते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे, कुछ स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर आपका कोड बड़ा है या डिफरेंट है तो आपको डिवाइस भी डिफरेंट यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन बेस लाइन पे जो इंफॉर्मेशन है वो वही होगी जो हम आज या फर्दर लैब्स में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपकी ये बुक से रीड कर रही हूँ। बुक का नाम है इंटरफेसिंग पिक माइक्रो कंट्रोलर बाय मार्टिन बेट्स।
पहला चैप्टर है, मैं उससे थोड़ी सी चीज़ें रीड करूँगी, सारी चीज़ इसलिए रीड नहीं करूँगी कि क्योंकि ये जो है आपकी थ्योरी में डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह डिटेल में। मेरा जो कंसर्न जो लैब्स है, मैं उन चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास हो जो कि आपको लैब परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर है। ओके, माइक्रो कंट्रोलर इज़ सिंपली अ कंप्यूटर ऑन अ चिप। ठीक है, इससे पहले आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है सिर्फ, जो कि डाटा को प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसको अरिथमेटिकली एंड लॉजिकली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, दिस इज़ सिंपल आप इसको एक मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, जो कि एक सिंगल चिप यानी कि एक आईसी पे डेवलप किया गया होता है। अब ये डेवलप क्यों किया गया? डेवलप इसलिए किया गया कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे थे, तो माइक्रो प्रोसेसर से हम प्रोसेसिंग जब करवाते थे तो समटाइम्स ऐसा होता था कि किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए जब हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते थे तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते थे। वेस्ट किस तरह होते थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई मेमोरी बनानी थी, मेमोरी यूनिट बनाना था, या कोई ऐसा जिस तरह लाइक इधर एक एप्लीकेशन लिखी हुई है डीवीडी प्लेयर है या वीडियो कैमरास हैं। कैमरा से डाटा रिसीव करके उसको सेव करके उसको प्रोसेस करके रखना था, और उसके लिए मैंने माइक्रो प्रोसेसर लगाया। तो हुआ ये कि जो माइक्रो प्रोसेसर में जो ह्यूज कंप्यूटेशन की जो पावर है वो वेस्ट हो गई, इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर को एक ही टाइप का डाटा मिल रहा था कैमरा से। उसने उसको जस्ट सेव करना होता था प्रॉपरली, और जब आप उसको कहेंगे तो वो आपको वापस वो डाटा शो कर देगा। लेकिन जो उसमें बाकी जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा था। तो क्या किया गया कि इस तरह की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे प्रोसेसर, कोई छोटा प्रोसेसर लेके उससे एक छोटी सी चिप बना ली, जिससे आप कोई एक स्पेसिफिक डिवाइस या सॉरी मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करवाएं, और मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट करवा के हमारे पास जितने रिसोर्सेज प्रोसेसर की होती है उसकी जितनी प्रोसेसिंग पावर है वो 90% यूज़ हो जाए। तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर्स डेवलप किए गए। जो हमने जो हमने यूज़ करना है माइक्रो कंट्रोलर, उसका नाम है पिक 16F877, लेकिन आखिर में कैपिटल ए भी लिखा हुआ है। ये जो आपकी बुक है इसमें ज़्यादातर जो डिवाइस डिस्कस की हुई है वो पिक 16F877 डिवाइस है। 77 और 77A डिवाइस में डिफरेंस होता है, प्लीज़ आपने इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं इनको भी चूँकि इनमें प्रोसेसिंग यूनिट होगा, उस प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सेस करने के लिए हमें कोड्स लिखने पड़ेंगे। ये कोड्स असेंबली लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी लिखे जा सकते हैं, या इनको हम सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज के कोड चूँकि थोड़े से टफ होते हैं, और हमारी यानी कि मेरी और आपकी आसानी के लिए हम जो है इस पर सी लैंग्वेज पे वर्क करेंगे। अदरवाइज़ आप असेंबली में भी वर्क कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। आपने जस्ट जो सॉफ्टवेयर या जो कंपाइलर यूज़ करना होता है वो आपका होना चाहिए ऐसा जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज को सपोर्ट कर सके। ओके, अब इन्होंने कहा ये कि हम जी पिक 16F877 डिवाइस जो जनरली आप देखेंगे लेबॉर्ट्रीज में यूज़ की जाती है, इसलिए कि ये बेसिक लेवल, जिस तरह आपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था, इसी तरह ये बेसिक लेवल पे एक अच्छी इंट्रोडक्टरी डिवाइस है जिससे आप माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। इनके जो इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो इसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। अब उसने बताया कि डिफरेंस क्या है आपके पास प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग सिस्टम में जो ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक आपके पास प्रोसेसर होगा मस्ट, अलहदा से मेमोरी होगी, और इनपुट आउटपुट इंटरफेस अवेलेबल होंगे। जबकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिंपल माइक्रो प्रोसेसर से, तो सिंपल माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, उसमें प्रोसेसिंग यूनिट तो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल होती है, और आईओ इंटरफेस कोई भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, सो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में मेन डिफरेंस ये है कि
प्रोसेसर तो हर सूरत होगा, प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग यूनिट तो ज़रूर होगा, लेकिन स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश अलग-अलग आपके पास मेमोरीज होंगी जिनके थ्रू आप कोडिंग और डाटा एक्सेस करना ये सारा कुछ कर सकेंगे। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इंटरफेस जो हैं उनके वो भी डेवलप्ड होंगे, यानी कि आप डायरेक्टली कोई भी डिवाइस इनके साथ इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि लास्ट जो 2-3 वीक्स में जो हमने लैब्स की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने सिंपली अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ एलईडीज़ भी लगानी है तो हमें एक अदद एडिशनल चिप चाहिए जिसको हम जिसकी बेस पे हमने लास्ट 2-3 लैब्स की थी। उसका नाम क्या था, A255A। वो एक इंटरफेस आईसी हमें रिक्वायर्ड थी जो कि ट्रांसलेशन का काम करती थी, या इसको कहते हैं हैंड शेकिंग सिग्नल का काम करती है कि एक डिवाइस से सिग्नल मेन प्रोसेसर से सिग्नल लेके उसको ट्रांसलेट करके प्रॉपरली आउटपुट या इनपुट डिवाइस तक भेज सके। ये मेन ड्रॉबैक होता है आपके पास प्रोसेसर बेस सिस्टम का कि उसमें आपको सिर्फ एक चिप नहीं चाहिए होती, आपको फर्दर मज़ीद चिप्स चाहिए होती हैं ताकि आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा सकें प्रोसेसिंग यूनिट से। माइक्रो कंट्रोलर्स में ये चीज़ इकट्ठी डेवलप करके उन्होंने एक चिप में बंद कर दी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जनरली कोई भी इंटरफेस नहीं लगाना पड़ता, आप डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कंट्रोलर की पिन्स के साथ लगाएंगे और कोड रन करके देख लेंगे। उससे ये चीज़ यहाँ मेंशन भी आपकी बुक में की है कि इन पीसीज देयर आर प्रोवाइडेड एज सेपरेट चिप्स लिंक टुगेदर वाया बस कनेक्शन ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जिस तरह मदरबोर्ड आपने सुना होगा ना, मदरबोर्ड पे आपके पास प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के साथ डाटा बस यूनिट्स लगे होते हैं, और इसके अलावा जितनी आईओ डिवाइसेस आपके पीसीज में लगी होंगी उसके कार्ड्स, जो उसके इंटरफेस कार्ड्स होते हैं वो मदरबोर्ड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो वहाँ पर पूरा आपको एक सर्किट डेवलप करना पड़ता है खुद, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू बेस्ड सिस्टम बनाएं। लेकिन अगर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक चिप पे अवेलेबल होंगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज़ और भी है कि आपने जब भी माइक्रो कंट्रोलर, एमसीयू स्टैंड फॉर माइक्रो कंट्रोलर, आपको माइक्रो कंट्रोलर जब भी यूज़ करना तो आपने एप्लीकेशन देखनी है जिसके लिए आपने यूज़ करना है, और मे बी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आपको चॉइस जो है वो चेंज करनी पड़े। सो आपने अभी तो खैर आपकी लाइक लैब के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फर्दर फ्यूचर में मे बी जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करें तो आपको स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर्स चूज़ करने पड़ें अपने कोड्स को रन करने के लिए, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ये आपका सिंपल मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की, कि सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी सारी इकट्ठी कम्युनिकेट करके ये आपके पास सॉर्ट ऑफ जो है कह लें माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बन रहा होता है। ये सारा का सारा जो है एक चिप पे अवेलेबल होता है, लेकिन प्रोसेसर के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, इससे पहले भी आई होप आप लोग पढ़ चुके हैं जो हमारे पास मेमोरीज होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आई होप आपने ये पढ़ा है प्रोसेसर के साथ, एम आई राइट? यस मैम, डीएलडी में पढ़ा था ये वाला। डीएलडी में पढ़ा था, जहाँ पर आपने रैम और रोम के बारे में पढ़ा होगा। सो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल इज मेमोरी दैट लूजेज इट्स डाटा व्हेन पावर्ड ऑफ। एक मेमोरी चिप है जो डाटा होल्ड कर सकती है अनटिल और अनलेस आप उसको पावर ऑन रखें। जैसे ही आप पावर ऑफ रखेंगे करेंगे उसको, तो उसके ऊपर जो भी डाटा है वो लूज हो जाएगा। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, जब तक आप उस कैपेसिटर को वोल्टेज प्रोवाइड करते रहेंगे डाटा वो उसके ऊपर वोल्टेज स्टोर रहेगी। जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे तो जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी। सो वोलेटाइल मेमोरी इज दैट टाइप ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमारे पास क्या होता है, जो रैम्स होती हैं जनरली वो वोलेटाइल टाइप की मेमोरीज होती हैं। रोम्स जो हैं
रीड ओनली मेमोरी, जो इनको प्रोग्राम मेमोरी भी कहा जाता है, वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल इसलिए होती हैं कि वो अपना डाटा रिटेन कर लेती हैं अगर आप पावर ऑफ कर भी दे तो। कोई मुझे रीज़न बताएगा इसकी, क्या रीज़न है? रोम क्यों डाटा स्टोर करके रखती हैं, रिटेन करके रखती हैं पावर ऑफ स्टेट में भी? मैम वो डिज़ाइन ही इसी पर्पज़ के लिए की गई है कि उसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। उसमें मतलब कंपनी की तरफ से जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि जिसे यूज़र भी कई दफ़ा जो है वो चेंज नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसे वो बिल्ट इन कर दी जाती है उसमें वो ब्लो फ्यूज़, मतलब उसमें वो हाई वोल्टेज की पल्स से वो जो भी डाटा उसमें स्टोर करवाना हो 10 के फॉर्म में वो एक हम्म। दफ़ा करवा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एडवांस भी आजकल हैं, जैसे वो माइक्रो कंट्रोलर 8051 या इस तरह की जो उसमें ई पी रोम है या ई पी प्रोम है, हम्म। एलाइटिकली रेज हो रहती है। लेकिन हम्म। रोम जो है मतलब इसके फर्दर टाइप्स हैं जो कि आजकल आई हुई हैं, मतलब जो बेटे उसमें रोम डाटा रिमूव है, जनरल रोम की बात करिए, पुराने ज़माने के रोम देख लें या अब वाले ज़माने की रोम देख लें, जिसको ईईपी रोम आप कहते हैं। रोम जो भी है वो डाटा होल्ड करके रख रही है पावर ऑफ स्टेट में भी। इसकी रीज़न क्या है? पुराने ज़माने में चले आपने पढ़ा होगा कि वो फ्यूज़ टाइप की बनाई जाती थी, यानी कि आपने जहाँ पर 1 राइट करना है वहाँ फ्यूज़ को इंटैक्ट रहने दें, जहाँ आपने 0 राइट करना है वहाँ पर फ्यूज़ को पता नहीं ब्लो कर दें, पक्का पक्का सर्किट ओपन या सर्किट क्लोज कर देंगे तो उससे वो परमानेंटली डाटा राइट हो जाता है उस पर। ऐसा ही है ना? स्टार्ट ऑफ द रोम जो एवेल्युएशन हो रही यस थी रोम मैम। की, पहले इस तरह था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई नेक्स्ट फर्दर ये चीज़ है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा उसको एज यूज़र उसको खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं प्रॉपरली। आपने सिर्फ उसको पावर कनेक्ट करनी है और उसमें जो प्रोग्राम आपने स्टोर कराना है वो उसको थ्रू कंपाइलर पास करें तो वो उसमें इलेक्ट्रिकली आपके सिस्टम के थ्रू स्टोर हो जाएगा। लेकिन वो पक्का पक्का स्टोर हो गया, फिर फ्यूज़ ब्लो यानी कि सर्किट ब्रेक या मेक या ब्रेक हो जाएंगे। फिर एक और एडवांसमेंट ये है कि ईईपी रोम आ गई, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये वो वाली रोम्स हैं जो कि आजकल आपके सिस्टम्स में अवेलेबल हैं, यानी कि आप जितना मर्ज़ी चाहें जितनी मर्ज़ी दफ़ा जो मर्ज़ी वर्जन विंडोज़ का डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, अपडेट कर लें। आपके पास ये ऑप्शंस हैं ना। मैं विंडोज़ इसलिए कह रही कि हमारे केस में हमारे पाकिस्तान में विंडोज़ जो कि ज़्यादातर चलती है, तो विंडोज़ जो है हमारे पास वो प्रोग्राम मेमोरी है या वो प्रोग्राम है जो कि एक्चुअली हमारे सिस्टम्स रन कर रहे होते हैं। अगर आप मोबाइल्स की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड भी ऑप्शन है आपके पास, देन मैक की ऑप्शन है, एप्पल के जो मोबाइल्स हैं या आपके सिस्टम्स हैं। तो ये वाले जो नाम है, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रोग्राम बेसिकली वो कोड कहते हैं जिसको हमने रोम में स्टोर करना होता है। तो इसका मतलब है कि मैं आजकल ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है ना कि हम चाहें तो जितनी मर्ज़ी दफ़ा अपने पास विंडोज़ अपडेट कर लें, विंडो रीइंस्टॉल कर लें। इवन हम चाहें तो पैरेलल में 2 डिफरेंट विंडोज़ या 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें। स्टिल जब हम मोबाइल को पावर ऑफ करें या अपने पीसी को पावर ऑफ करते हैं, लैपटॉप्स को पावर ऑफ करते हैं, तो वो प्रोग्राम या जो विंडोज़ का जो भी वर्जन या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया वो रिटेन रहता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी क्या रीज़न है? मैम वो सब कुछ रोम में स्टोर होता है ना, इसलिए। तो रोम में स्टोर है, रोम में स्टोर है, स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि कैपेसिटर बेस्ड भी है ना, तो कैपेसिटर से भी आहिस्ता जिस तरह आपने, अच्छा चलें इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आप लोगों ने कभी ऐसी कोई डिवाइस, कोई ऐसी गैजेट यूज़ किया है कभी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपको जो शॉपकीपर उसने कहा हो कि अगर आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आपने स्टिल इसको फुल चार्ज करके स्टोर करना है? या चलें आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये जो चार्जेबल फैंस या चार्जेबल लाइट से तो वाकिफ़ होंगे, जो हमारे मुल्क में जो इतनी लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो उसके केस में जो आप लोग इमरजेंसी लाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं, टॉर्च की मैं बात नहीं कर रही, इमरजेंसी लाइट्स की बात कर रही हूँ।
और जो चार्जेबल फैंस होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप में से आई होप कि मेजॉरिटी ने देखे होंगे या यूज़ किए होंगे, ऐसा है कि नहीं है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। ये थे मैम। किए थे। अच्छा चलें, आप खुश नसीब हैं कि आपने किए थे, हम तो अभी भी करते हैं। ठीक है, हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। मैं अच्छा, तो होता क्या है कि जब अभी आप तो यूपीएस आ गया मैम। अच्छा यूपीएस आ गए नहीं है बेटे, सोलर आ गया है। यूपीएस देखे ना पूरा मैम, दुनिया तरक्की कर रही स्टिल वो डिवाइसेस जिनमें जो कि चार्ज होके यूज़ होती हैं, इवन आपका मोबाइल ही ले लें, ये जो जिस तरह मैं आपको ये लाइट, इमरजेंसी लाइट वगैरह बता रही हूँ, उसमें जब चीज़ परचेज़ की जाती है ना, तो अगर आपको शॉपकीपर नहीं भी कहता तो उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपने इस गैजेट को, इस डिवाइस को यूज़ नहीं करना, इस इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करना, और यू वांट टू स्टोर दैट फॉर फ्यूचर यूज़, तो आपने इसको कम्प्लीटली 100% चार्ज करके स्टोर करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर जो बैटरी लगी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होती है। पावर ऑफ स्टेट में भी आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रेन होती है। तो जब तक बैटरी उसकी चार्ज रहेगी, वो उसका बाकी सर्किट को तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बैटरी डाई आउट होने का ख़तरा होता है। सो बैटरी जो है जब तक चार्ज होती रहेगी, या जब जब तक चार्ज रहेगी, वो वर्क कर सकेगी। यानी कि आपका जो भी चार्जेबल डिवाइस है वो फ्यूचर यूज़ में चल सकेगा, और फर्दर उसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकेंगे। वंस आपके पास जो है इवन यूपीएससी की बैटरी है, अगर आप उसे टोटली ड्रेन आउट कर देते हैं, 100% ड्रेन आउट कर देते हैं, तो एक तो वो रिचार्ज होने में टाइम बहुत लेती है, उसका जो पर यूनिट जो ख़र्चा आता है उसकी चार्जिंग का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बैटरीज जो है ना डैमेज हो जाती हैं। ये बैटरी वाली ये कहानी जो है, ये तो सिर्फ यूपीएस के लिए नहीं है, या आप लोगों की जो व्हीकल्स हैं उनके लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए या कार्स के लिए, या जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट का मीन है, उसमें ये चीज़ ट्रू होती है जहाँ बैटरी लगी हुई है, कि बैटरी को चार्ज करके रखना पड़ता है। अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो बैटरी डैमेज हो जाती है, उसके अंदर जो सेल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ओके, लेकिन बात मैंने की थी, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो मैंने रोम से रिलेटेड पूछा था कि रोम में डाटा कैसे स्टोर रहता है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो कभी बचपन में ही चलें सही या लड़कपन में सही, कोई ऐसी शॉप पे गया हो, या इसको कभी इंटरेस्ट हो कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कभी उसने कंप्यूटर खोल के देखा हो, कभी लैपटॉप खोल के देखा हो। चले मोबाइल की मैं बात नहीं करती, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, सारे इधर। मैम पहले पहले मैम हम सिर्फ मैम जीटीए खोल के तो खेलते देखा थे। है। पहले पहले क्या करते थे? हम जीटीए खेलते थे बस। अच्छा, कोई अच्छा नहीं काम या मैम, वो बात तो है? मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी। वो अपना सिस्टम खोला था ना पीसी, तो जी उसमें वो अक्सर ये मसला आता था कि मतलब उसमें वो जो साइलो था ना लिथियम का 3.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट जी थे, जी तो वो अक्सर टाइम जो है ना वो मतलब ख़राब हो रहा था। मैं कहता सिस्टम बंद कर दें तो ये टाइम कंप्यूटर को कैसे पता होता कि इसने दोबारा 2 बजे से शुरू होना है, 3 बजे से शुरू होना है। तो फिर वो एक दफ़ा ऐसा होता कि वो जब भी मैं करता था वो दोबारा 12 बजे स्टार्ट होता था, 12 बजे। तो वो मैंने सेल चेंज किया था, जैसे भी मैंने किसी से पूछा था, तो मुझे फिर पता चला था कि मतलब कि ये जो बैटरी है, ये जो सेल है लिथियम का, ये किसी चीज़ को स्टोर कर रखता है, जो भी उसमें वो टाइमर लगा होता है मतलब। हाँ जी, आपके पास ये वहाँ जो ये सर्किट्स हैं ना, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट हैं, या आपके मोबाइल्स हैं या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो हैं, इनके अंदर एक छोटा सा सेल लगा होता है। उस सेल का काम होता है कि रोम को पावर अप करके रखना। ठीक है, पावर अप का मतलब ये होता है कि बस एक हल्का सा उसको पुश चाहिए होता है, जो डाटा उसमें आपने स्टोर करवाया, इलेक्ट्रिकली डाटा आपने स्टोर करवाया, वो स्टोर रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। इसी वजह से जब आप दोबारा फर्दर आप पावर ऑन करें कंप्यूटर को या लैपटॉप्स को, तो आप डेट भी मेंटेन रहती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ठीक वर्क कर रहा होता है, जो जहाँ पर जो चीज़ आपने स्टोर की थी मेमोरी में वो वहीं पर स्टोर होती है, वहीं से ख़त्म नहीं हो जाती। या तो वो सारा काम क्या कर रहा होता है, पावर ऑफ स्टेट में जो आपके पास वो सेल लगा होता है लिथियम का, वो इन सबको सपोर्ट दे रहा होता है। और जैसे जैसे वो सेल इटसेल्फ ड्रेन आउट होना शुरू होता है, तो ये वाले इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो मेंटेन नहीं हो रहा आपके सिस्टम का,
या जो मेमोरी है कैशे मेमोरी, उसमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सो जो रोम्स हैं उनमें नॉन वोलेटिलिटी उनके स्ट्रक्चर एज वेल एज इस सेल की सपोर्ट से क्रिएट की जाती है। अच्छा चलें इसको हम छोड़ देते हैं। ये आ जाते हैं हम कहाँ पर, अच्छा जी, पिक सिंपल। मैं अभी डिवाइस का एग्जैक्टली मैं डिवाइस का जिक्र नहीं कर रही, मैं सिंपल ज़रा स्ट्रक्चर की बात करती हूँ कि जो माइक्रो कंट्रोलर है पिक, इसका आर्किटेक्चर कैसा है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत अब तो खैर ये कहना चाहिए बहुत ज़माना पहले की बात है कि एक इससे भी ज़्यादा बेसिक डिवाइस थी, इससे भी ज़्यादा कह लें बेसिक लेवल का एक अदद माइक्रो कंट्रोलर था जो जनरली लैब्स में पढ़ाया जाता था। उसका नाम था 8051। आई होप आपने नाम सुना होगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यस मैम, वो मैंने यूज़ किया हुआ है वैसे पर्सनली, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। गुड, बहुत अच्छी बात है। वो ज़्यादा बेसिक लेवल का माइक्रो कंट्रोलर था। वो उस आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो लेवल है माइक्रो कंट्रोलर का जिस तरह कि आपके पास 8086 का स्ट्रक्चर जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं। 8086 की बेस पे अब जितने फर्दर जो आपके पास एडवांस प्रोसेसर्स आते हैं उसकी बेस लाइन पे इंफॉर्मेशन वैसी होती है जैसे 8086 में है। सो वो जो 8051 प्रोसेसर था, अच्छा आई थिंक खावर ने यूज़ किया हुआ है, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, तो खबर वो किस कंपनी का था, आपको ये याद है, ये पता है उसका पूरा नाम क्या था? मैम वो उसके ऊपर लिखा हुआ था एटमल। हम्म, एक कंपनी है एटमेल। 8051 और 8052 था। हाँ, एटमेल एक कंपनी है जिसने इंटेल का आई थिंक उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है शायद, अब मुझे भूल गया, इतना ज़माना पहले की बात है। बहरहाल उसके अंदर भी एक छोटा सा किसी कंपनी का ही उन्होंने प्रोसेसर उठा के चिप डेवलप की जिसमें उन्होंने मेमोरीज भी लगा दी, अलहदा से मेमोरी यूनिट्स लगाए, प्रोसेसर या कि प्रोसेसर यूनिट लगाया, मेमोरी यूनिट्स लगाए और छोटे छोटे इंटरफेस डेवलप करके एक छोटा सा कंप्यूटिंग सिस्टम बना लिया था। ठीक है, वो उसका अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो वो भी सेम ऐसा ही है जैसा कि हम ये पिक का पढ़ेंगे। वो ज़रा ज़्यादा बेस लाइन पे, इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी एडवांस आ गई हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, वैसी इंप्रूवमेंट उसमें नहीं थी। सो जो पिक है, पिक ये माइक्रोचिप कंपनी है, उसने डेवलप किया है। और ये पिक जो है एक रेंज थाउजेंड ऑफ आप कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स होती हैं और इसमें क्लासिफाई किया जाता है इन चिप्स को टाइनी, फिर आई थिंक मीडियम, लार्ज और एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ये 3-4 टाइप्स होती हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन या आईओ डिवाइसेस का पता चलता है कि आपने कितनी आईओ डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी डिवाइस के साथ, इसमें मेमोरी कितनी लगी होगी कितनी नहीं लगी हुई। तो उसकी बेस पे चीज़ें डिफर करती हैं। हम ये इसको जनरल पर्पज़ या इसका जो है ना नॉर्मल रेंज का एक माइक्रो कंट्रोलर जो हम लैब में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब माइक्रो जो कंट्रोलर्स हैं उसमें एक अदद आपके पास सीपीयू होगा, मेमोरी होगी और आईओ। इधर आईओ से मुराद जनरली आप देखेंगे कि आईओ ही लिखा हुआ है, लेकिन आईओ का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई स्क्रीन भी माइक्रो कंट्रोलर में लगी होगी या कोई कीबोर्ड भी लगा होगा, ऐसा नहीं है। इधर आईओ से मुराद है वो इंटरफेस डिवाइसेस जिनके आगे आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। ठीक है, वो सारे स्ट्रक्चर जो आप आई थिंक 86 के साथ आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पीपीए आप पढ़ेंगे, आपने पीआईटी पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, इस तरह की जो चीज़ें जो आप 8086 के साथ इंटरफेस करके पढ़ें तो वो वाली उनके आप कह रहे हैं स्मॉल वर्जन्स जो है ना इस आईसी में लगे हुए हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। और जब आप कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं तो इसी माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स के साथ आप कोई भी आईओ डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड लगा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का डिस्प्ले लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो लग सकती हैं। अच्छा, अब जनरली जो हमने लैब में यूज़ करनी है पिक टाइप की डिवाइस,
इसमें पिन आउट लिखा, पिन आउट का मतलब है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ पिन्स हैं जिससे आप कनेक्शन कर सकते हैं, प्लस वो पिन्स किस टाइप की अवेलेबल हैं। अच्छा, आपके पास जो आईसी होगी वो 40 पिन आईसी होगी, जो आईसी हम लैब में यूज़ करेंगे 40 पिन होगी, और उसे हम डिप आईसी कहेंगे। डिप मीन्स डुअल इन लाइन पैकेज। आई होप कि आप लोगों ने आईसी देखी हुई है कोई लैब में। ऐसा ही है, हमने कहीं जब आपको लैब करवाई थी एलसीए की सर्किट एनालिसिस की, तो आई होप कि हमने कोई सर्किट पे कोई आईसी लगी हुई देखी थी। यस मैम, वैसे तो देखी हुई है वो, जैसे 555 टाइमर है या वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 है, ठीक है, वो बाकी ब्लैक सबने चिप देखी हुई होती है। है। बाकी खावर के अलावा बाकी लोग इसी लैब में हैं या सब मैम रोज़ा रख के सोए हुए हैं? मैम देखी हुई है, यूज़ भी की हुई है। देखी हुई है, यूज़ की हुई है। जो जनरली आईसीज हम लैब में यूज़ करते हैं ना, उसमें होता है कि वो एक ब्लैक बॉडी होती है जिसकी दो साइड्स पे, राइट और लेफ्ट साइड पे पिन्स होती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, उस तरह की जो आईसी का जो पैकेज होता है उसको डुअल इन लाइन कहते हैं। डुअल यानी कि दो साइड पे, इन लाइन स्ट्रेट पैकेज है, ठीक है ना। इन लाइन, एक ही लाइन में आपके पास दो लाइंस में आपके पास पिन्स लगी होती हैं, इसलिए इसको डुअल इन लाइन पैकेज कहा जाता है। इसके अलावा और भी टाइप के पैकेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में, आपने देखे भी होंगे। एक को कहा जाता है स्क्वायर सरफेस माउंट या सॉकेट फॉर्मेट, ठीक है। उसकी मैं आपको शक्लें अभी दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। सो जनरली जो हमने डिवाइस यूज़ करनी है वो हम 40 पिन की आईसी यूज़ करेंगे जो कि डिप टाइप का पैकेज होगा। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द पिन्स आर फॉर इनपुट एंड आउटपुट, और इनको जनरली ना 5 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास जो टोटल 40 पिन्स हैं, टोटल 40 पिन्स में से कुछ पिन्स को हमने 5 पोर्शन में डिवाइड करके उनको हमने नाम दे दिए हैं पोर्ट्स के, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर से याद कराऊं तो आपके पास वो एक सेट ऑफ पिन्स था जिसको हम एड्रेस स्लैश डाटा पिन्स कहते थे, ठीक है। उसी से हमने सारे कनेक्शन करने थे। तो जब हमने 8255A PPI IC लगाई, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया एक अदद पोर्ट ए है, एक पोर्ट बी है और एक पोर्ट सी है, यानी कि 8 पिन्स के हमने ग्रुप बना के उनको एक नाम दे दिया, उनको पोर्ट कहा जाता है। इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर के केस में भी हमारे पास ग्रुप्स हम बना लेते हैं। ग्रुप्स कैसे बनाते हैं कि पोर्ट ए जो है उसमें 5 पिन्स होंगी, पोर्ट बी में 8 पिन्स होंगी, पोर्ट सी में भी 8 पिन्स होंगी, पोर्ट डी में भी 8 पिन्स होंगी, लेकिन जो पोर्ट ई है उसमें 3 पिन्स होंगी। सो ये टोटल कितनी पिन्स बन जाती हैं? ये 33 पिन्स बनती हैं, सॉरी 32 पिन्स बनती, सॉरी। जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे उसमें एक अदद एडिशनल पिन है, वो पिन आई थिंक पोर्ट ए के साथ है, पोर्ट ए की 6 पिन्स हैं। चलिए मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। बहरहाल इसके अलावा 32 पिन्स के अलावा, जिनको हम आईओ पिन्स कहेंगे, आईओ पिन्स का मतलब है यहाँ पर इन पिन्स के साथ हम कोई भी इनपुट या आउटपुट टाइप की डिवाइस लगा सकते हैं। उन पिन्स के अलावा जो बाकी पिन्स हैं उनमें जनरली 2 पिन्स तो हमेशा पावर की पिन्स होती हैं, यानी वीसीसी और ग्राउंड के कनेक्शन की पिन्स हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर होती हैं, कुछ और सर्किट एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं मस्ट माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए। वो जो आप कह लें मस्ट कनेक्शंस हैं ना, वो उसके लिए पिन्स अवेलेबल हैं, वो हम आगे देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, अब इनमें से आपने जो चीज़ याद रखनी है, हमारे पास ये जो पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, पोर्ट डी है, इनको हम डिजिटल आईओ पिन्स कहते हैं, और पोर्ट ए एंड पोर्ट ई जो है इनको एनालॉग पिन्स कहा जाता है जनरली। ठीक है, ये एक लेआउट है, इस लेआउट में फिलहाल छोड़ दीजिए इसलिए कि मैंने जो डिवाइस यूज़ करनी है मैं डायरेक्टली उसी की आपको सर्किट दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो डिवाइस है उसमें जो पावर हमें रिक्वायर होती है वीसीसी या वीडीडी इसको कह लें, ये +5 वोल्ट रिक्वायर है, और जो ग्राउंड लेवल है उसको 0 होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम पे, अगर आपको नज़र आ जाए तो ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है।
अगर आपको इसमें नज़र आए ये सारे, ये ब्लैक कलर की बस कनेक्शन सारे बने हुए हैं, ठीक है। ये एक फर्दर बस है, इस बस का साइज़ और इस बस का साइज़ सेम है। ये जो डार्क ब्लैक कलर की लाइंस हैं, इन बस के साइज़ डिफरेंट है। ये जो ब्लैक कलर की सॉलिड लाइंस हैं, ये 8 बिट की बस है। जो ये है हॉलो, आपको बस के कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली 14 और 13 पिन जो है ना बस कनेक्शंस हैं। सो हमारे पास आप कह लें कि ये CPU बना हुआ है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये बना हुआ है। इसके अलावा ये रोम है, EEP रोम है, ये फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी है अलहदा से, ये रैम पोर्शन बना हुआ है अलहदा से, प्रोग्राम काउंटर भी है इसमें। इसके अलावा और कुछ अलहदा से इंटरफेस अवेलेबल हैं, वो आपको ये दिखाते हैं। वो ये हैं, इधर लिखा हुआ एक ब्लॉक में पोर्ट, टाइमर, ADC, सीरियल IO और इसके साथ ABCDE लिखा हुआ है। ये एक्चुअली इससे मुराद वो वाले इंटरफेस होंगे जो इधर IC पे लगे होंगे, इनके साथ हम डायरेक्टली डिवाइस लगा देंगे। इसके अलावा आपको ये क्लॉक, टाइमिंग, प्रोग्राम कंट्रोल, ये एक अलहदा यूनिट बना होता है जिसके साथ जिसको हमने क्लॉक भी देनी होती है और रीसेट सिग्नल भी देना होता है। ये एक जनरल सा आपके पास ब्लॉक डायग्राम है। और आप क्या बताना था मैंने इसमें से, अच्छा, जब हम इस डिवाइस को यूज़ करेंगे, जब हम इस डिवाइस को यूज़ करेंगे विद सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम हम करेंगे। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो हम डिवाइस की सिलेक्शन करेंगे। डिवाइस की सिलेक्शन करने के बाद हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी माइक्रोचिप कंट्रोलर्स की बहुत सारे चूँकि डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उसमें हमने एग्जैक्टली अपनी वाली डिवाइस चूज़ करनी है 16F877A। फिर उसके बाद हम उसका कोड लिखेंगे। कोड को हम पहले कंपाइल करके उसके एरर्स जो हैं वो रिमूव करेंगे, फिर उसको बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड करने का मतलब ये है कि जो हमने C कोड लिखा है उसको उसकी एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। और एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वो हेक्स फाइल उसको कहते हैं। हेक्स फाइल जनरेट हो जाती है। हेक्स फाइल में 1 zeros की फॉर्म में आपका सारा का सारा कोड ट्रांसलेट हुआ होता है, और वो ट्रांसलेटेड कोड जब हम उस डिवाइस में शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो आपने EEP रोम वाली जो बात जो कहानी सुनी है, वो EEP रोम वाला हम इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल वाला काम करके हम डिवाइस में अपना कोड ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हमने ट्रांसफ़र करना होगा उस टाइम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसको हम उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन बिट्स। ये कुछ लिस्ट बनी हुई है कॉन्फ़िगरेशन बिट्स की जो कि हमें बतानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर 0 से रीड कर रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन बिट 0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। आपने बताना ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर में क्या वैल्यू रखनी है। सॉरी, ये 2 पिन इकट्ठी हैं। इन दोनों का मतलब ये है कि आप किस टाइप का क्लॉक सिग्नल देते हैं। अब चूँकि माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या माइक्रो कंट्रोलर की बात की जाए, ये दोनों डिजिटल ICs हैं। डिजिटल IC का मतलब ये होता है कि हमेशा इनको वर्किंग के लिए क्लॉक सिग्नल रिक्वायर होता है। उस क्लॉक सिग्नल के रेफरेंस से ये अपने सारी प्रोसेसिंग इस्टेब्लिश करती हैं। तो हमारे पास ये जो पिक डिवाइस है, इसमें डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स यूज़ की जा सकती हैं। पहली जो बेसिक लेवल है उसको लो प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी 0 दे दी जाती है, इसमें कोई वर्किंग नहीं होती एक्चुअली। देन आप के पास जो इससे जो फर्दर लेवल की है उसको हम XT कहते हैं। XT स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल। इसकी क्या डिटेल है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक टाइप है, हम इस टाइप की क्लॉक दे सकते हैं। तीसरी जो टाइप है HS है, इसको हाई स्पीड कहा जाता है, यानी कि आप कोई ऐसी क्लॉक दे सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है RC, जो सिंपल रजिस्टर कैपेसिटर के जो सर्किट होते हैं जिनसे आपने आई होप पढ़ा होगा कि आप R और C का कॉम्बिनेशन यूज़ करके टॉ से एक टाइम कॉन्स्टेंट जनरेट कर लेते, तो वो वाले उस टाइप का भी क्लॉक सिग्नल हम यूज़ कर सकते हैं। देन नंबर 2 जो बिट है उसका नाम है वॉच डॉग टाइमर, और E स्टैंड्स फॉर अनेबल। WD इज वॉच डॉग, T फॉर टाइमर, E फॉर अनेबल। वॉच डॉग टाइमर अनेबल, ये साथ इन्होंने ना वैल्यूज़ भी लिखी हुई है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको इस डिवाइस को यूज़ करेंगे प्रोग्रामर में जाके या अपने सॉफ्टवेयर में जाके, तो आपको क्या जनरल वैल्यूज़ नज़र आएंगी वहाँ पर। सो वॉचडॉग टाइमर अनेबल होता है। वॉचडॉग टाइमर क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देन नेक्स्ट है जी पावर अप टाइमर। पावर अप टाइमर
इसको आपने अनेबल करना है या डिसेबल करना है, ये भी आप बताएंगे वहाँ पर। देन कोड प्रोटेक्शन की ये ऑप्शंस हैं कि आपने कोड प्रोटेक्शन अनेबल करनी है या नहीं। कोड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि वंस आपने कोड राइट कर दिया, उसको कोई दोबारा रीड ना कर सके, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। आपने सर्किट में लगा दिए तो कोई और उस आईसी को उतार के दोबारा से प्रोग्राम ना कर सके। देन नंबर 6 है ब्राउन आउट रीसेट अनेबल। ब्राउन आउट में आपको बता दें क्या चीज़ होती है, लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग है। चलिए इस तरह की ये आप इधर देखिए, ये लिस्ट गिवन है बुक में कि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते होते हैं कि आप किस टाइप का कोड रन करना चाहते हैं, या किस टाइप आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइस है वो किस तरह से वर्क करे। इसमें से अब थोड़ी सी डिटेल मेरे ख्याल से इन्होंने दी हुई है। इन सर्किट प्रोग्रामिंग को मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा आगे जाके आपको बताना ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले, ये मैंने आपको पिन नंबर कौन सी थी, यहाँ से पिन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग अनेबल। लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? जनरली होता क्या है कि जब हम चिप को प्रोग्राम, यानी कि जब हम उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हमें ना 12 टू 14 वोल्ट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। 12 टू 14 वोल्ट्स रिक्वायर है। इसका मतलब है कि आपको जब भी एक चिप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है, उसमें डाटा शिफ्ट करना है, तो आपको उसको 12 से 14 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको प्रॉपर एक सप्लाई क्रिएट करनी है जो कि 12 वोल्ट की हो या 14 वोल्ट की हो या 13 वोल्ट की हो, तब आप उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेकिन हम आजकल जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो हमने इंशाल्लाह जो लैब में हम यूज़ करेंगे कि हमारा ये जो लैपटॉप होगा या जो लैब में अवेलेबल आपके कंप्यूटर्स हैं, हम डायरेक्टली इनसे ही डाटा ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर में। उसके लिए उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन अनेबल कर दें जिसको कहते हैं लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग। लो वोल्टेज का मतलब है कि जो यूएसबी का कनेक्शन है ना, जो कि नॉर्मली आई थिंक 5 वोल्ट देता है, अप्रॉक्स 5 वोल्ट दे रहा था, तो उसी 5 वोल्ट की रेंज पे ही जो आपकी जो चिप है वो वर्क कर ले, वो डाटा एक्सेप्ट कर ले। तो उस चीज़ को अनेबल करने के लिए कि चिप के थ्रू या सॉरी यूएसबी कनेक्शन के थ्रू आपकी चिप डाटा रिसीव कर ले, उसको लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग अनेबल कहा जाता है। देन पावर अप टाइमर। पावर अप टाइमर का क्या मतलब होता है? जनरली जैसे आपने आई होप सुना होगा कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या ऐसी डिवाइसेस जो कि स्पेसिफिक वोल्टेज पे वर्क करते हैं, हम उनके साथ ना रेगुलेटर्स लगा देते हैं। रेगुलेटर का क्या काम होता है? वो वोल्टेज रिसीव करता है और थोड़ी देर के लिए वोल्टेज को स्टॉप करके, यानी कि आगे फर्दर जो आपने इक्विपमेंट लगाया उसको पास करने से पहले थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखता है, थोड़ी देर के लिए, मे बी लाइक 1 मिनट और 2 मिनट टाइम के लिए उसको होल्ड करके चेक करता रहता है क्या वोल्टेज लेवल उतना है जितना नेक्स्ट जो डिवाइस हमने लगानी है उसके लिए रिक्वायर है। अगर वो उतना है तो फिर फर्दर वो गो करे उसको, यानी कि आगे जाने दे। तो इस तरह की रेगुलेशन के लिए हम जो माइक्रो कंट्रोलर में जो चीज़ होती है उसको पावर अप टाइमर कहा जाता है। जब आप पावर अप कर देते हैं सर्किट को तो उसके बाद एक टाइमर चलता है, वो काउंटिंग करता है। वो काउंटिंग कितनी करता है? 256 माइक्रो सेकेंड्स के लिए काउंट करता है। 256 माइक्रो सेकेंड काउंट करने के दौरान वो चेक करता रहता है कि जो पावर वाली जो पिन्स हैं उसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर वो फुल वोल्टेज 5 वोल्ट मेंटेन है तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फर्दर कोई फंक्शन प्रोवाइड, यानी कि फिर वो अपने सारे इक्विपमेंट को जो अंदर आईसी लगे हैं उनको पावर अप कर देता है ताकि वो वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा, ब्राउन आउट रीसेट। ब्राउन आउट रीसेट का क्या मतलब होता है? आई होप आपने ब्लैक आउट लफ्ज सुना होगा। एम आई राइट? ब्लैकआउट आपने सुना हुआ है, क्या चीज़ होती है? मैम टोटल पावर ऑफ हो जाती है। टोटल पावर ऑफ हो जाती है, जैसे कि इन केस के जब ये ग्रिड स्टेशंस शट डाउन कर दिए जाते हैं या पावर स्टेशन शट डाउन किए जाते हैं, या खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर्स के केस में जब लाइट्स टोटली ऑफ कर दी जाती हैं तो उसको ब्लैकआउट कहा जाता है। ब्लैकआउट का मतलब है कहीं भी लाइट नहीं होगी, ठीक है, कोई मतलब हर चीज़ जो है या पूरा आपका जो पावर सिस्टम है वो 0 वोल्ट्स पे चला गया है, उसको ब्लैकआउट कहा जाता है। ब्राउन आउट लास्ट का टाइम हुआ था ना, पिछले 3-4 महीने पहले हुआ था ना, नेशनल ग्रिड था हमारा,
ट्रिप कर गया था, जो एक फ्रिक्वेंसी डाउन ट्रिप, होने हाँ की। जी 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 बिल्कुल, वो कुछ एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था उससे, ठीक है। तो वो उस ग्रिड से जो भी कनेक्टेड एरियाज थे उनमें लाइट चली गई थी, और लाइट जब तक वो उन्होंने दोबारा से मेंटेनेंस उसकी नहीं की, वो लाइट नहीं आई थी, वो चीज़ उसको ब्लैकआउट कहा जाता है। ब्राउन आउट का मतलब है कि आपके पास लाइट आ रही है लेकिन जो रिक्वायर्ड लेवल है ना उस लेवल तक नहीं आ रही, यानी कि जिस तरह आप कहें कि जनरली जो हमारी एसी पे चलने वाली डिवाइसेस होती हैं ना, उनको मिनिमम, वैसे तो जनरली 220 वोल्ट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास कह लें आई थिंक 110, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं 110 भी आ रहा हो तो वो तब भी चल जाती हैं, लेकिन अगर 90 हो जाएगी, 90 वोल्ट्स होंगी तो वो जो डिवाइसेस है वो नहीं चलेंगी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके पास इस तरह, अगर हम लाइटिंग सिस्टम की बात करें, जो हमारे घरों में लाइट लगी, अगर आप लोगों के घरों में एलईडी लाइट लगी हुई है या एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं, तो एनर्जी सेवर्स जो है ना वो 150 से 110 तक की वोल्ट पे सम टाइम डिम से ऑन हो जाते हैं, लेकिन अगर 100 वोल्ट से कम लाइट होगी तब वो ऑन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के घरों में पुराने ज़माने वाले वो जो फिलामेंट बल्ब लगे हुए हैं या ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, तो वो 110 वोल्ट पे कभी भी ऑन नहीं होती। तो इस चीज़ को कि आपके पास लाइट आ रही है लेकिन वो रिक्वायर्ड लेवल की नहीं है, उसको ब्राउन आउट कहा जाता है। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर को ना सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर होती है प्रॉपर वर्किंग के लिए, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग इसलिए कि जो उसमें जो इवन जो क्लॉक सिग्नल है, जो पहला सिग्नल जो रिक्वायर होता है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, उसके लिए भी रिक्वायर्ड 5 वोल्ट की पावर चाहिए होती है। होता ये कि हम ये चीज़ अनेबल कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट से किसी भी वजह से फ्लक्चुएट होकर ड्रॉप होती है थोड़ी देर के लिए, इवन थोड़ी देर के लिए भी, लेट सपोज 4.3 वोल्ट से कम होती है, तो आपके पास जो सिस्टम है वो वर्क ना करें, ठीक है। तो उसको हम ब्राउन आउट रीसेट कहते हैं कि अगर ब्राउन आउट हो जाए 4.3 वोल्ट से कुछ सेकंड्स के, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए भी, अगर आपके पास जो वोल्टेज है वो कम होती है, तो आपके पास जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये वॉचडॉग टाइमर है, आरसी ऑसिलेटर है। अच्छा, क्रिस्टल ऑसिलेटर की मैं बात करती हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर आप लोगों ने, आई होप आप लोगों में से कुछ लोग रिस्ट वॉच पहनना पसंद करते होंगे, या हो सकता है आप लोगों ने कभी जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उन पे देखा क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है। रिस्ट वॉच में भी उसका जो डायल होता है उसके अंदर क्वार्ट्ज लिखा होता है, या जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उनके ऊपर भी क्वार्ट्ज लिखा होता है। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ कभी नोट की होगी। यस मैम। यस मैम। क्वार्ट्ज क्या चीज़ होती है? मैम मैम वो इसकी कोई मेटल तो नहीं ऑसिलेट होती, इसकी मतलब फिक्स्ड जब उसको वोल्टेज दे ऑसिलेशन। देते हैं तो वो ऑसिलेट करती है। क्वार्ट्ज क्या चीज़ है? मैम क्वार्ट्ज एक एलिमेंट है जिसकी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है ना वो 1 सेकंड के इक्वल होती है, और इसके ऑसिलेशन को लेकर हम टाइम मेजर करते हैं। सॉरी आपने क्या बताया बेटे, क्या होता है क्वार्ट्ज? मैम इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, इसकी क्रिस्टल है ऑसिलेशन होती है। आपके हाँ पास, जी। कंपाउंड होता है ये, आई डोंट नो कि सॉल्ट का, जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, पता नहीं किस चीज़ का होता है भाई, केमिस्ट्री वाले जाने हैं, मुझे फॉर्मूला नहीं याद। क्वार्ट्ज आपके पास एक मिनरल है, एक अदद क्रिस्टल है, और उसमें जो नेचुरल उसकी जो एटॉमिक फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ इंटरफेस करते हैं तो वो हम एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं वहाँ पर। उसकी जो इंटरनल, उसकी जो एटम्स की जो टू एंड फ्रो मोशन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू, तो वो उससे टाइमिंग सिग्नल जनरेट होता है। ये जो आपके पास रिस्ट वॉच में या इवन डिजिटल क्लॉक में जो सेकंड्स और मिली सेकंड्स चल रहे होते हैं, वो क्वार्ट्ज की वाइब्रेशन, क्वार्ट क्रिस्टल जो है उसकी वाइब्रेशन के साथ जो है ना वो इंटरफेस या उसके साथ वो वर्क कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के केस में या माइक्रो प्रोसेसर में हम ना क्लॉक सिग्नल के लिए हम क्रिस्टल्स यूज़ कर लेते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कि जिनकी एक स्पेसिफिक प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी होती है। जब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में
इंटरफेस करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो आपके पास वो जो क्रिस्टल्स हैं वो भी एज क्लॉक सिग्नल यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि RC सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर वाला सर्किट यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे पास जो पिक, अच्छा एक और चीज़ उन्होंने जो चीज़ मेंशन की है कि ये जो है ना क्रिस्टल, ये जनरली जो आपकी, मैंने आपको 33 या 32 पिन्स बता दिए हैं कि ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के अलावा जो पिन्स रह गई हैं उनमें से 2 पिन्स पे कनेक्ट होता है, और हर पिन पे हम उसके, यानी कि जो आपके पास क्रिस्टल होता है उसके 2 कनेक्शन होते हैं, 2 पिन्स होते हैं, उसको हम उन 2 पिन्स पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा देते हैं, और हर पिन पे हम एक छोटा सा कैपेसिटर भी ज़रूर लगाते हैं। वो छोटा कैपेसिटर इधर जिस तरह बुक में ये लिखा हुआ, अगर आपको नज़र आए, ये लिखा हुआ है कि 15 पिकोफैरेड का हो सकता है। जनरली आप जब हम देखेंगे डिवाइसेस में लगा हुआ तो यहाँ पर 22 पिकोफैरेड का या 33 पिकोफैरेड का कैपेसिटर पिकोफैरेड के कैपेसिटर लगे होते हैं, यानी कि जिसको दाल के दाने वाले कैपेसिटर कहते हैं ना, मसूर की दाल के जो पिंक पिंक कलर की जो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, ये रिक्वायर होते हैं लगाना। इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि इतने जो छोटे कैपेसिटर होते हैं इनका काम होता है नॉइज़ फिल्ट्रेशन, कि अगर आपके पास क्रिस्टल की ऑसिलेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई मिसमैच आने से कोई अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए तो उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो क्रिस्टल है, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है पिक 16F की जो सीरीज़ है माइक्रो कंट्रोलर, वो मैक्सिमम जो है 20 मेगाहर्ट्ज़ तक के क्रिस्टल के साथ वर्क कर सकती है। ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज़। अब 20 से कम कौन सी होती है? 20 से कम अवेलेबल हैं हमारे पास 4 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल अवेलेबल है, 8 का, 12 या 11 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल अवेलेबल है, 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल अवेलेबल है, 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल अवेलेबल है। इसमें जो रेंज है ना 12, 16 और 20 मेगाहर्ट्ज़, रादर बल्कि चले 16 और 20 मेगाहर्ट्ज़ जो है उसको हम हाई HS क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि जो आपको मैंने स्टार्ट में कॉन्फ़िगरेशन बिट्स बताई थी उसमें हमने अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाना हो या 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाना तो हम उसके लिए HS लिखेंगे, ये हाई स्पीड क्रिस्टल हम लगा रहे हैं। और अगर उससे छोटा, उससे कम फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लगाएंगे तो हम उसको सिंपल XT वाला यूज़ करेंगे, सिंपल क्रिस्टल ऑसिलेटर उसको सेलेक्ट करेंगे। ये इसकी 35 जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उसकी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, या आप अपनी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। हम या मैं आपकी आज की लैब में इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये जो है सारी असम्बली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, और असम्बली लैंग्वेज से हमारा फ़िलहाल कंसर्न नहीं, हम इंशाल्लाह C में प्रोग्रामिंग करेंगे। और इस चैप्टर में ऐसा कोई चीज़ अच्छा, जो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट रह गई थी बताने वाली कि पिक में हमारे पास जो है 5 आपके पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट A से लेकर पोर्ट E तक। ठीक है, और जो सारी की सारी जो पिन्स हैं इन सब पिन्स को हम बिट वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो एक बिट की कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस भी लगा सकते हैं, चाहे तो बाइट ओरिएंटेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट इसके साथ लगाई जा सकती है। और जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग के केस में हमने दो टाइप के रजिस्टर्स यूज़ करने। एक रजिस्टर का नाम से PORT पोर्ट रजिस्टर होगा जिसका काम डाटा एक्सेप्ट करना या डाटा को स्टोर करना होता है, और दूसरा रजिस्टर जो है उसको हम TRIS ट्राई स्टेट रजिस्टर कहते हैं। ट्राई स्टेट रजिस्टर का काम होता है कि उसने बताना है कि जो पोर्ट है ये किस फॉर्मेट में वर्क करेगी, ये एज इनपुट वर्क करेगी या किसके साथ आप जो डिवाइस लगा रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है और वहाँ से डाटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जाएगा, या आप इसको एज आउटपुट पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि डाटा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी से निकल के फर्दर जो आपने डिवाइस लगाई उधर तक जाएगा। दो रजिस्टर्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं जनरली कोडिंग में।
इसके अलावा उसने ये भी चीज़ बताई है कि जो हमारे पास पोर्ट्स हैं ABCD, इसकी ये जो पिन्स हैं इसके डिफरेंट कनेक्शन, ये 33 पिन्स हैं, तो 33 पिन्स इनपुट आउटपुट के तौर पे तो यूज़ होती है, इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस भी जो हैं वो इन्हीं पिन से एक्सेस किए जाते हैं। और वो कैसे एक्सेस किए जाते हैं, आपके पास जो मेमोरी है उसमें स्पेसिफिक उनके रजिस्टर्स होते हैं। जब आप उन रजिस्टर्स को स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे तो ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अगर आप उनके वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करना चाहते या एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपल पोर्ट और ट्राई स्टेट रजिस्टर के साथ यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक की डिस्कशन यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ अब उस डिवाइस पे जो हमने यूज़ करनी है लैब में। डिवाइस का नाम है जी PIC16F877A। ये जो आपके पास डाटा शीट मैंने आपको दी है ये 4 डिवाइसेस के लिए है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है PIC16F87XA। यहाँ पर नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज होने से फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। हमारे पास इधर 3, 4, 6 या 7 टाइप की जो भी है, इन चारों में से कोई भी आप डिवाइस के लिए इस डाटा शीट को रेफ़र कर सकते हैं। ये उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है। ये रिस्क टाइप का, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है रिस्क है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है ये इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। स्पीड जो है वो DC यानी कि 0 फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक सिग्नल तक वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ सपोर्टेड है फ्लैश प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मेमोरी है इसकी वो 8 किलो इंटू 14 बिट्स की 14 वर्ड्स की जो है प्रोग्राम मेमोरी है। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाई थी इसकी ब्लॉक डायग्राम में एक हॉलो टाइप की डाटा बस लगी हुई थी जिसमें 14 पिन्स थी। उसका काम फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर ना ही 8 बिट्स हैं ना ही 16 बिट्स हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप की एक आप कह लें बस कनेक्शन है जिसमें 14 पिन्स हैं। तो ये एक स्पेसिफिक अलहदा से बस है। इसके अलावा अगर आप रैम की बात करें तो रैम में 368 इंटू 8 बाइट्स हैं, यानी कि ये 368 बाइट की है। एक हर जो लोकेशन है वो 8 बिट्स की है। उसके लिए आपको मैंने दिखाई थी वहाँ पर ब्लैक लाइंस लगी हुई थी। EEPROM जो है वो 256 बाइट्स की है। और जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 28 पिन का भी अवेलेबल है, 40 पिन का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, 44 पिन का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। ये इन्होंने कंपैरिजन करके बता दिया है डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनमें से हमने सिर्फ इस वाली डिवाइस को देखना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए कि हमारे पास जो प्रोग्राम मेमोरी है उसमें इतनी टोटल 14.3 किलो बाइट्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास रैम है वो 368 बाइट की है, EEPROM 256 बाइट्स की है। देन IO पिन्स, कितनी IO पिन्स हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D, पोर्ट E की जो टोटल पिन्स को अगर काउंट किया जाए तो 33 पिन्स बनती हैं। और ऑल्दो ये एक डिजिटल डिवाइस है यानी कि इसमें डाटा डिजिटली वर्क करेगा, लेकिन हमारे पास इधर एडवांसमेंट ये है कि यहाँ पर आप चाहें तो एनालॉग सिग्नल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास 8 एनालॉग चैनल्स अवेलेबल हैं। और हर एनालॉग चैनल पे आप रेजोल्यूशन जो क्रिएट कर सकते हैं वो 10 बिट की रेजोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक जो आपके पास एनालॉग वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल एक साइनोसाइड वोल्टेज है, उसकी आप पीक वोल्टेज 220 वोल्ट फॉर एग्जांपल जो है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको 10 बिट की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन हमारे पास आपने आई थिंक DLD में PWM सिग्नल का नाम सुना होगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये एक स्क्वायर वेव की ऑल्टरनेट फॉर्म होती है कि जिसमें हम स्क्वायर वेव का ड्यूटी साइकिल चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 यूनिट ऐसे हैं जो कि स्क्वायर वेव डिफरेंट ड्यूटी साइकिल की स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। देन इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ। इन सर्किट प्रोग्रामिंग में SPI को सीरियल कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टाइमर्स अवेलेबल हैं। 3 टाइमर से मुराद क्या है? टाइमर से मुराद एक ऐसा सर्किट होता है जो कि एग्जैक्ट टाइम काउंट कर सकता है।
सो टाइमर्स यहाँ पर टोटल 3 टाइमर्स अवेलेबल हैं और 2 कंपैरेटर यानी कि 2 डिजिटल या एनालॉग सिग्नल को कंपेयर भी किया जा सकता है। अब जिसके पैकेजेस हैं, ये आपके पास 28 पिन का पैकेज है। ये या तो 16F88873 या 876 टाइप जो डिवाइस है वो 28 पिन का डिप पैकेज हो सकता है, या फिर ये बना हुआ है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, दिस इज 28 पिन क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, क्वाड फ्लैट पैकेज। क्वाड डिप का मतलब है डुअल इन लाइन, यानी 2 लाइंस पे 2 साइड पे कनेक्शन होंगे। क्वाड फ्लैट पैकेज का मतलब ये होता है कि इस पैकेज में कनेक्शन जो है वो चारों साइड पे अवेलेबल होते हैं। इसी तरह जो हमने डिवाइस यूज़ करनी है, अगर उसका क्वाड फ्लैट पैकेज देखा जाए तो वो 44 पिन वाला होता है, और अगर डिप टाइप का पैकेज देखा जाएगा तो वो 40 पिन का होगा, जस्ट लाइक दिस वन। जैसे कि ये है, ये वाली वो चीज़ है जो कि हमने लैब में यूज़ करनी है। अब यहाँ पर अगर आप रीड कर सकें, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। स्टिल चले, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ रीड करने के लिए। ये पिन आउट्स है, मैं पिन्स जस्ट रीड कर रही हूँ। पिन नंबर 1 जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है MCLR और इसके ऊपर बार है। दिस इज़ मास्टर क्लियर पिन, या इसको सिंपल रीसेट पिन भी कहा जाता है। रीसेट पिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोड रन हो रहा है और आप उसको दोबारा री रन करना चाहते हैं, आप उसे लेवल 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको रीसेट कर दें, वो कोड दोबारा से रन होना शुरू। वो रीसेट सिग्नल आपने यहाँ इस पिन नंबर 1 पे प्रोवाइड करना होता है। और ये बार का मतलब है ये एक्टिव लो है, यानी कि आपने यहाँ पर लो वोल्टेज यानी कि 0 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो रीसेट होगी। अदरवाइज़ अगर आप इस पर लॉजिक 1 देंगे तो ये रीसेट नहीं होगी, और इसको जनरली हम नो रीसेट कनेक्शन में रखते होते हैं अगर हमने कोड जनरल रन करना है। अगर हम इस पर परमानेंट लॉजिक 0 देंगे तो हमारा कभी भी कोड रन नहीं होगा। देन पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो पिन्स हैं ये पोर्ट ए की पिन्स हैं। पोर्ट ए की पिन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर पोर्ट को R से मेंशन किया गया, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5। पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 7 तक पोर्ट ए के कनेक्शंस हैं। देन पिन नंबर 8, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 ये पोर्ट ई के कनेक्शंस हैं, RE0, RE1, RE2। अब इसमें स्लैश में आपको डिफरेंट जो है फंक्शंस नज़र आ रहे होंगे। ये फंक्शंस जो हैं उस इन्हीं पोर्ट्स के डिफरेंट वो फंक्शन हैं जो कि हम डिफरेंट रजिस्टर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। जनरली ये R वाले फंक्शंस में ही यूज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट। देन आ जाते हैं पिन नंबर 11 और 12 पे। 11 इज़ VDD यानी कि हमने यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्ट करने होते हैं। पिन नंबर 12 इज़ VSS यानी कि 0 वोल्ट कनेक्ट करने हैं। पिन नंबर 13 एंड पिन नंबर 14 ये वो कनेक्शंस हैं जहाँ पर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं या RC सर्किट लगा सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पर क्लॉक 0, क्लॉक 1 या ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लॉक के कनेक्शन या ऑसिलेटर के क्रिस्टल ऑसिलेटर के कनेक्शंस कर सकते हैं। देन पिन नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 पिन्स जो हैं 15, 16, 17, 18 ये पोर्ट सी की 4 पिन्स हैं। देन 19, 20, 21, 22, 22 19 से लेकर 22 ये 4 जो हैं पोर्ट डी की पिन्स हैं। देन 23, 24, 25, 26 ये अगेन पोर्ट सी की पिन्स हैं। 27, 28, 29, 30 ये पोर्ट डी की पिन्स हैं। 31 एंड 32 पे अगेन पावर के कनेक्शंस हैं। यहाँ पर हमने भी अगेन 5 वोल्ट और 0 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। एंड 33 से लेकर 40 तक आपके पास पोर्ट बी के कनेक्शंस हैं। सो ये जो सारी डाटा शीट है ये हम तब यूज़ किया करेंगे जब हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ रन करनी है, या जब स्पेसिफिक कोई हम टॉपिक रीड किया करेंगे। तो ये देखिए ये लिस्ट है, हर
इसकी जो इसका जो फीचर है उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चली जाती हूँ, चलें इधर जाते हैं आईओ पोर्ट पे। आईओ पोर्ट में उसने आईओ पोर्ट की डिटेल भी दी हुई है, ठीक है, और साथ इसके कनेक्शन भी बनाए हुए हैं। ये देखें RA0 RA3 पिन के ये पोर्ट के पिन्स के कनेक्शन है कि अंदर एक्चुअली सर्किट क्या बना हुआ है किसी भी पोर्ट का। सो ये देखें, लाइक ये पोर्ट ए है तो पोर्ट ए का रजिस्टर, पोर्ट ए रजिस्टर उसका जो डाटा रजिस्टर है, और जो ट्राई स्टेट रजिस्टर है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने जो है ना कैसे वर्क करना है। ये सारी चीज़ें इधर जर्नली लिखी हुई हैं। सो डाटा, अगर आपके पास डाटा शीट है तो आप इसका कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। इधर इसके सिंपल इस तरह लाइक ये इसका तो असेंबली लैंग्वेज का कोड भी लिखा हुआ है। तो हम इनको देख के, इनको यूज़ करके, इस डाटा शीट को रेफ़र करके हम कोड लिखा करेंगे। और जनरली अगर आप वैसे लैब में मैं डिस्कस कर लिया करूँगी तो आपने उसके लिहाज से कोड लिखना होगा। सो आज की लैब में जो चीज़ रिक्वायर है हमें, वो एक अदद पोर्ट रजिस्टर, पोर्ट कीवर्ड PORT पोर्ट और TRIS ये रजिस्टर्स रिक्वायर हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए कोडिंग करते हुए। लास्ट जो चीज़ जो डिस्कस करनी है वो आपका कंट्रोलर का ट्रेनर है जो कि हमने लैब में यूज़ करना है। जो लैब में हम ट्रेनर यूज़ करेंगे उसका नाम EasyPic5 है। ये अगेन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका कंपनी ने जनरेट किया है, ये बनाया है, और ये सिर्फ माइक्रो चिप या पिक माइक्रो कंट्रोलर की सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। इसमें जो चीज़ डेवलप की गई है ये पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए है। ये भी मैंने आपको भेज दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब लैब में यूज़ करेंगे तो आप इसको रेफ़र करके सम हाउ कनेक्शंस कर सकते हैं इजीली। ये बेसिकली लेआउट है बोर्ड का जो कि हम लैब में यूज़ करेंगे। इसमें 1 2 3 करके इन्होंने हर पार्ट जो है उसकी नंबरिंग करके, तो यहाँ पर उसकी डिटेल लिख दी है। लाइक ये जिस तरह इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, ये नंबर 1 एक्चुअली एडॉप्टर का कनेक्शन है कि आप चाहें तो एक्सटर्नली जो है एडॉप्टर लगा सकते हैं जो कि ट्रेनर के साथ अवेलेबल होता है। 8 to 16 वोल्ट्स का AC/DC जो एडॉप्टर है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। नंबर 2 जो है ये एक अदद आपके लिए सिलेक्शन बिट है, ये सिलेक्शन का कनेक्शन है। ये सिलेक्शन क्या करती है, ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने जो ये पूरा ट्रेनर जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने इस एडॉप्टर के थ्रू पावर अप करना है या फिर इसमें एक USB का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इसको आप USB के थ्रू अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली पावर अप कर सकते हैं लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग वाले सिनेरियो में। देन नंबर 3 ये एक स्विच लगा हुआ है, टिक-टॉक टाइप का स्विच है जो कि पावर ऑन पावर ऑफ के लिए, यानी कि इस पूरे सिस्टम को इधर बेशक आपने एडॉप्टर या USB से कनेक्शन दे दिया है, उसके बाद क्या आप इस पूरे सर्किट को पावर अप करना चाहते हैं या नहीं, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो अब आपके पास आई होप कि आपको ये नज़र आए ये चीज़, आई होप कि आप लोग इंडिकेट कर पा रहे हैं। इसके नीचे DIP 40 लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये IC जो है या ये जो IC आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हम लोग ख़ुद से माइक्रो कंट्रोलर लगाया करेंगे और मे बी बोर्ड पे लगा हुआ हो। माइक्रो कंट्रोलर PIC16F877 यहाँ पर लगा करेगा और इसमें हम कोड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसी बोर्ड पे लगी हुई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम उसको चेक करेंगे क्या हमारा कोड वाकई वर्क कर रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको दिखाऊं, अगर आपको नज़र आए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, ये जो बॉक्स है ये वाला, ये क्रिस्टल लगा हुआ है। ये अगर आपको ये एक क्या कहना चाहिए ओवल शेप नज़र आ रही है, दिस इज़ क्रिस्टल, और ये उसके साथ 2 छोटे दाल के दाने वाले आई थिंक 33 पिकोफैरेड के या 22 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा सिस्टम डेवलप्ड है। हमने करना क्या होता है, हमने सिर्फ जो है माइक्रो कंट्रोलर लगाना है, USB कनेक्शन के थ्रू जो है इसको प्रोग्राम करना है, और फिर इधर लगी हुई डिवाइसेस यानी कि जिस तरह आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है नंबर 17 पे कुछ LEDs लगी हुई हैं। ये LEDs
बेसिक लेवल की वो जो हम कनेक्शन करके चेक करते होते हैं कि क्या हमारे पास बेसिक प्रोग्राम रन होता है या नहीं, हम उसके लिए LEDs यूज़ कर सकते हैं। देन ये यहाँ पर आपको 18 नंबर पे ये 7 सेगमेंट्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, 7 सेगमेंट रन करके देखे जा सकते हैं। ये फिर ये जो है पॉइंट 15 पे आपको स्विचेस नज़र आ रहे हैं। स्विचेस जो हैं इनको एज इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ये जो पॉइंट 11 है यहाँ पर पॉइंट 11 और पॉइंट 12 के दरमियान में हम ग्राफिकल LCD भी लगा सकते हैं। ग्राफिकल LCD क्या होती है? वो जो जिसके साथ आप पेन के थ्रू जिसके ऊपर राइट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल जो LCD है वो ये 10 पॉइंट पे कनेक्ट हो सकती है, इसके साथ लिखा हुआ है LCD 2x16, ये LCD कनेक्ट हो सकती है। सो बेसिकली डिफरेंट फीचर्स सपोर्ट के लिए इन्होंने फुल ये एक अदद बोर्ड डेवलप किया गया है, किया हुआ है, जिसमें हम ये इस पिक डिवाइस की सारे फीचर्स को टेस्ट करके रन करके देख सकते हैं। स्टेप्स भी लिखे हुए हैं आपने जी। पिक जो फ्लैश प्रोग्रामर है वो डाउनलोड करना है, वो इंस्टॉल करना है, उसके USB ड्राइवर्स इंस्टॉल करें। USB ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की रीज़न ये है क्योंकि हम जनरली इसको यूज़ करेंगे अपने लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, तो हमें USB ड्राइवर्स चाहिए ताकि वो इसको सपोर्ट कर सकें, और फिर हम उसके बाद जो है इसको इंस्टॉल करके फिनिश करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये फुल अगर आपको नज़र आए तो ये आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई उन्होंने दिखा दी हैं। लाइक ये आपके पास जो है LCD लग गई है, ये ग्राफिकल LCD यहाँ प्लेस की जा सकती है। सो ये आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने स्विचेस की डिटेल भी बता दी है। ये इस तरह के डिप इनको स्विच कहा जाता है। इस तरह के स्विच लगे हुए हैं बोर्ड पे जिनको हम यूज़ करके पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जंपर्स, ये जंपर लगे हुए हैं। जंपर से हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए। देन डिप 40 पे माइक्रो कंट्रोलर की चिप लगाई। इधर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर सॉकेट्स तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लाइक ये भी एक सॉकेट है, ये भी सॉकेट है। यहाँ पर इस सॉकेट में कोई IC नहीं लगी हुई। IC ना लगी होने की रीज़न ये है कि यहाँ पर हम अदर दैन पिक 16F877A के अलावा भी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स कनेक्ट कर सकते हैं। 20 पिन पैकेज हो या 8 पिन पैकेज हो तो उनको भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन हमने चूँकि 20 पिन पैकेज यूज़ करना है तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। ये फर्दर उसके कनेक्शंस हैं। हमने जो चीज़ हमें चाहिए आज के लिए ये है, जो आज पहला काम हमें कर लेना चाहिए वो ये है कि हमने LEDs यूज़ करनी है। माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम LEDs लगाएंगे और उनको ऑन ऑफ करके देखेंगे कि क्या ये ऑन ऑफ होती हैं या नहीं। ये LEDs जो हैं इनको हम 1 बिट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। 1 बिट आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि एक सिंगल पिन से आप 5 वोल्ट भेजेंगे या 0 वोल्ट भेजेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट कनेक्शन LED ऑन या ऑफ हो जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने जी बोर्ड पे 36 LEDs लगाई हुई हैं, जिसमें से जो 3 LEDs हैं वो वेस्ट हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के केस में, क्योंकि हमारे पास 33 पिन्स हैं। तो इस तरह ये रेड कलर की LEDs लगी हुई हैं। पोर्ट A की 8 पिन्स के लिए, पोर्ट B की 8 पिन, C, D और E के लिए इन्होंने कनेक्शंस बनाए हुए हैं। और इसका सर्किट जो है वो ये बना हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि हम लगाएंगे इसकी पोर्ट्स के साथ। लाइक ये इन्होंने पोर्ट B के साथ कनेक्शन बना के दिखाए हैं कि पोर्ट B से कनेक्शन बने हुए हैं, और LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल या जो एनोड टर्मिनल है वो पोर्ट B के साथ कनेक्टेड है। जो उसका कैथोड टर्मिनल है वो रजिस्टर नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट है। और रजिस्टर नेटवर्क के बीच में एक अदद स्विच भी लगा हुआ है, जिस स्विच का काम ये है कि इस डाटा को की ट्रांसमिशन को अनेबल करना। यानी कि आप जिस पोर्ट की LED को यूज़ करना चाहते हैं उसको प्रोग्राम लिखने के अलावा हार्डवेयर पे भी आपने जाके स्विच ऑन करने हैं ताकि LEDs ऑन होती हुई नज़र आए। सो हम जब जो सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ करने हैं माइक्रो C Pro
माइक्रो सी प्रो में हम कोड लिखा करेंगे, और जो मैंने आपको बताया है प्रोटियस सर्किट, उसमें हम ये वाला सर्किट बना के अपने कोड को रन करके देखेंगे क्या वाकई जो कोड हमने बनाया है वो रन होता है या नहीं। ओके, ये सर्किट कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। ये सर्किट बनाया है, हम ये वाला प्रोटीस में सर्किट बनाएंगे। हाँ जी, सोई हुई कौम ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? मैम ये जो कोड वगैरह कैसे करेंगे और कैसे? सॉरी, रिपीट करें, आपकी आवाज़ नहीं बेटे आई मुझे। मैम जो कोड अभी आपने कहा था कैसे इसका कोड लिखेंगे हम लोग, तो मतलब सॉफ्टवेयर तो नहीं है अभी? हाँ, सॉफ्टवेयर नहीं है आप तो आप लोग डाउनलोड करेंगे, अभी ग्रुप्स बनाएंगे, फिर हम लैब स्टार्ट करेंगे। अभी करेंगे? अभी कर लें, अभी करने में क्या मसला है? अभी तो ग्रुप से करना। मैम छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियों के बाद कर लेंगे। छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियां होने में भी 4 दिन है ना। मैम 4 दिनों में हमारे 2 पेपर हैं। मैम हमारे पेपर्स हैं अभी इसमें ना। तो आपने ग्रुप ही बनाने हैं ना बेटे, और आपने क्या करके? नहीं, जो अब पहला कोड करना है वो फिर हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट कर लेंगे। मैंने आपको कोड तो बताया नहीं है जनाब, मैं आपको अर्ज मैंने आपसे ये की थी स्टार्ट में कि आप लोग ग्रुप बनाएं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, बाकी हम काम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लैब होगी ना आपकी तब करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, और मुझे ये अब कंफर्म करना पड़ेगा कि छुट्टियों से मुराद ऑनलाइन वाली छुट्टियां भी हो जाएंगी कि नहीं। मैम होंगी ना, आपने वो नहीं देखा कैलेंडर? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैम वो उस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं ये लोग शुरू से, तो फिर छुट्टियों के लिए भी करना चाहिए। अच्छा चलिए देखते हैं, मैम हम पूछेंगे। तो उसकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। चलें, अच्छी बात मैम है, मैं इतनी दुनिया में का ही। बैठ रहा अच्छा चलें, मैं आपको एक चीज़ जो मैंने एक्चुअली दिखानी थी आपको, स्क्रीन शेयर मैं आप करूं, देख लें। ओके, ये आपको डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ मैंने एक्चुअली ये आपको खोल के क्यों दिखाई है, मेरे पास डिफरेंट वर्जन्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर है उसके डिफरेंट वर्जन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी पहले से इंस्टॉल है, मैंने इसलिए अनइंस्टॉल नहीं किए। अब मेरे पास एक जो वर्जन अवेलेबल है वो ये है, इसका नाम है माइक्रो सी प्रो फॉर पिक।
ओके, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस मैम। जब आप जो मैंने आपको भेजा है ना डॉक्यूमेंट वाला जो फॉर्मेट, उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है, उस पर जाके आप सॉफ्टवेयर कहेंगे उनको इजी पिक के लिए सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, तो वो आपको एक सॉफ्टवेयर बताएगा, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और तो वो ना माइक्रो सी प्रो फॉर पिक के नाम से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। फिर उसके बाद वो आपसे फर्दर कहेगा कि जी आपने जो है यूएसबी के कनेक्शन, यूएसबी ड्राइवर भी इंस्टॉल करने हैं, आपने कहना है येस, आपने यूएसबी ड्राइवर भी इंस्टॉल करने हैं। फिर आखिर में वो एक और चीज़ इंस्टॉल करेगा जिसको कहा जाता है, ये है इसकी शक्ल ऐसी है, लिखा उसके ऊपर भी पिक ही लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या चीज़, माइक्रो प्रोग्राम सूट फॉर पिक। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम सूट फॉर पिक, इसका क्या काम है? इसका काम ये होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यूएसबी कनेक्शन अवेलेबल है और आपके पास ये जो चीज़ माइक्रो सी प्रो वाली जो कोड लिखने वाला ऑप्शन है ना, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी कोई अगर आपके पास लिखा हुआ कोड जिसको हेक्स फॉर्मेट में एक फ़ाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप इस वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोर्ड पे लगी हुई चिप में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो या तो ये वाला पेयर आपने इंस्टॉल करना है, माइक्रो सी प्रो फॉर पिक और माइक्रो प्रोग्राम सूट फॉर पिक, या आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मेरे पास एक जर्नल सॉफ्टवेयर है जो कि इजी पिक 5 के लिए नहीं है, इजी पिक 5 के लिए नहीं, लेकिन ये सिर्फ पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम माइक्रो सी है, माइक्रो सी प्रो नहीं, रादर माइक्रो सी है। ये ज़रा अपडेटेड वर्जन है, मेरे पास विंडोज़ 10 है और जो लैपटॉप है उसको सपोर्ट करता है ये बहुत अच्छा। माइक्रो सी प्रो है, इसका साथ जो प्रोग्राम सूट है उसका नाम पिक फ्लैश के नाम से है। ठीक है, या आप ये वाला वर्जन आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, या फिर ये वाला करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से जो भी आपको सपोर्ट जो इजी लगता है आप इंस्टॉल कर लें। मैं वैसे आपको कोई एक स्पेसिफिक रिकमेंड नहीं करूँगी, जो आपको बेटर लगे आप डाउनलोड कर लें, आपको दोनों में वर्क करना आना चाहिए। ओके, ठीक है मैम। अच्छा, अब मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। ठीक है, और लेट सपोज मैं एक नया कोड लिखना चाह रही हूँ। नया कोड लिखने के लिए मैं जाती हूँ फाइल में न्यू, और मैं ना न्यू में जाती हूँ तो मुझे इस तरह की ब्लैंक फाइल मिलती है। ठीक है, ब्लैंक फाइल में हमने, आपको अगर याद हो जब हम सी की कोडिंग करते होते हैं तो हमें हेडर फाइल्स ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडर फाइल्स ऐड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पेश नहीं आती? यहाँ पर अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें, अगर आप लोग प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा वो लाइक ट्रेस आउट करें, तो यहाँ पर ये लिखा है प्रोजेक्ट सेटअप। ये मैं एक नया प्रोजेक्ट या एक नया कोड लिखना चाहती हूँ, उसके मैं सेटअप में जाती हूँ। मैं सबसे पहले चूज़ करूँगी मैंने किस डिवाइस के लिए कोड लिखना है। अब ये माइक्रो सी का ये जो कंपाइलर है, ये पिक माइक्रो कंट्रोलर, किसी भी टाइप के पिक माइक्रो कंट्रोलर को सपोर्ट करता है, तो इसने पूरी रेंज दी हुई है कि जी ये सारी रेंज जो है ना आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रेंज है जो कि अवेलेबल है। हमने इसमें से कौन सा चूज़ करना है? हमने 16F877A लिस्ट में से आपने ढूंढ के 16F877A पे क्लिक करना है। यहाँ डिवाइस आपकी चूज़ हो जानी चाहिए 16F877A, और फिर उस नेक्स्ट ऑप्शन है क्लॉक। क्लॉक से मुराद है कि हमने जो भी टाइप की क्लॉक रखी थी, आरसी ऑसिलेटर लिया है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लिया है, या हाई स्पीड ऑसिलेटर लिया है, जो भी लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो हम कोड लिखेंगे वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे चलना चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ पर फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 8 मेगा लिखी हुई है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रेनर है उसके ऊपर भी 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ होगा, इसलिए हम इसको 8 ही रहने देंगे। हम 8 मेगाहर्ट्ज़ ये चूज़ करेंगे। अब इसमें फर्दर हमें कोई भी जो है फर्दर कोई भी जो है हेडर फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम वॉइड मेन से शुरू करेंगे, लाइक वॉइड मेन, और यहाँ से मैंने कोड लिखना शुरू किया और टिल लिखते मैंने एंड कर दिया वॉइड मेन को, तो फिर हमारा कोड ख़त्म हो गया। ठीक है, बस वॉइड मेन की कहानी लिखी सारी की सारी।
और बस कहानी ख़त्म। ये कोड लिख के हम इसको प्रोजेक्ट को कंपाइल और फिर बिल्ड कर लिया करेंगे। यहाँ रन की ऑप्शन है, रन भी कर सकते हैं या बिल्ड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वो कोड से एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में सेव हो जाया करेगा, वहाँ से हम इसको रीड कर लिया करेंगे या हम इसको वहाँ से जो है एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। अगर हम माइक्रो सी प्रो की बात करें, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि उसमें कैसे वर्क करना है। ये वर्जन भी देख लें, आपके पास हायर वर्जन भी अवेलेबल हैं। आपने हायर वर्जन वो वाला वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करना है जो आपके लैपटॉप को के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो बहुत पुराना वर्जन ना डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़। Sorry, it is taking too long. ओके, आप लोगों ने ये जो ग्रुप्स बनाने वाला काम है ये इसी वीक में करके मुझे सीआर आप लोगों ने अपडेट करना है ज़रूर, ताकि अगर नेक्स्ट वीक लैब हम हमारी होगी तो नेक्स्ट वीक जो हम काम करेंगे यानी इसी लैब नंबर 7 के जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो आप उसी ग्रुप में मुझे परफॉर्म करके सेंड करेंगे।
मैम बस खत्म हो गया, लैब लीव कर दें। ये बेटे दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस भी मैं आपको दिखा दूँ। ये माइक्रो सी प्रो जो है उसका इंटरफेस है। इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कोड लिखेंगे तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हमने हमेशा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करना है। इधर आप कोई भी प्रोजेक्ट का नेम या लैब नेम मेंशन कर देते हैं। देन किस सॉफ्टवेयर में आपने इसको जाके सेव करना है। देन यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी डिवाइस सेलेक्ट करनी है। हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो 16F877A है। आपने वो डिवाइस चूज़ करनी है और उसके बाद क्लॉक फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी है कि किस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे आप वर्क करना चाहते हैं। इधर हम 8 मेगाहर्ट्ज़ चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऐड फाइल। अगर आपने कोई ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आप उसको इस प्रोजेक्ट में रन करके देखना चाहते हैं या उसमें लिंक करना चाहते हो, आप यहाँ पर उसको लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको फिर लिख देंगे। इस तरह ये जो चीज़ मैंने की है इसको हम प्रोजेक्ट सेटिंग कहते हैं। ये प्रोजेक्ट सेटिंग आपको यहाँ पर नजर आएंगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग नजर आएंगी। इन सेटिंग्स का फायदा क्या है? इन सेटिंग्स का फायदा ये होता है कि वो बाय डिफॉल्ट आके वो जो मैंने आपको स्टार्ट में एक टेबल दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन बिट्स का, उसकी सेटिंग कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन बिट्स की सेटिंग कर देता है खुद से। और आपने जस्ट क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर वॉइड मेन लिखा हुआ है। इधर मुझे कोई फर्दर हेडर फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ वॉइड मेन के अंदर मैं अपना सारा कोड लिखूंगी। उसको ये एक शॉर्टकट बना हुआ है बिल्ड, इसे मैं बिल्ड कर लूँगी। बिल्ड का मतलब होता है सिंपल, उसको कंपाइल करें। कंपाइल करके उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो वो चेक कर लें और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल वर्जन जनरेट कर दें। या दूसरी ऑप्शन ये है कि ये लिखा हुआ है बिल्ड एंड प्रोग्राम। बिल्ड एंड प्रोग्राम का मतलब हमने डायरेक्टली इसके साथ वो अपना ट्रेनर लगाया हुआ है यूएसबी कनेक्शन के थ्रू और डायरेक्टली ये इसकी हेक्स फाइल जनरेट, हेक्साडेसिमल फाइल के एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो के खुद ही कॉन्फ़िगरेशन बिट्स के थ्रू हमारे माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, अब जो इंटरफेस आपको आसान लगता है अब वो वाला इंटरफेस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको आसान लगता है हमें वो ये कि बता दें, हम वही कर लेंगे। दो दो के चक्कर में हम नहीं करना चाहते। बेटे जो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसीलिए आपको मैं खुद से इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहती क्योंकि समटाइम्स होता है जो चीज़ मेरे पास चल रही हो सकता है वो स्टूडेंट के पास ना चल रही है। तो मेरे पास चूँकि मैंने दोनों यूज़ किए हैं, इसके एक दो और वर्जन्स भी चूँकि मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प आउट कर दूंगी उसमें। जो आप लोगों के पास पीसीज पे इजीली चलता होगा सॉफ्टवेयर, आपने वो वाला सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। माइक्रो सी प्रो कर लें। उसका आपको हो सकता है वो लोग जिनको थोड़ा सा इशू हो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, तो उनके लिए शायद इसका इंटरफेस ज़्यादा आसान हो। जिनको जर्नल कोडिंग के लिए चाहिए वो सिंपल माइक्रो सी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो दूसरा सॉफ्टवेयर, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ करना है वो प्रोटियस है। प्रोटियस का इस तरह का इसका आइकन होता है प्रोटियस। ये आप डाउनलोड कर लेंगे। हम इसमें हमेशा ये इसकी टॉप ऑप्शन है स्कीमेटिक कैप्चर। इसमें हम कोड या सर्किट बनाया करेंगे। सर्किट बना के उसको जो है हम रन करके देखेंगे। लाइक अगर मैं देखें तो कोई रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन हो जाए, इसमें भी प्रोटियस में भी आपके पास ऑप्शन है जो आप वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे से कोई कंसर्न नहीं है। बस ऐसा वर्जन होना चाहिए जिसमें स्कीमेटिक कैप्चर के थ्रू आप कोड जो सर्किट है वो रन सिमुलेट कर सकें, रन करके देख सकें। लाइक ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। मैंने इस सर्किट को
थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये मैंने सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट में क्या है, ये मेरे पास मेन माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट कनेक्शन बना दिया है, और ये जो मास्टर क्लियर पिन थी उसको मैंने पावर के साथ या हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि मेरे पास सर्किट में कभी भी रीसेट कनेक्शन ना आए। देन एलईडीज लगा दी हैं, देन रजिस्टर्स लगा दी। ये वैसे ही कनेक्शन है किया हुआ मैंने जैसे कि आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था उसमें कनेक्शन हुआ हुआ है, लाइक दिस वन। ऐसे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं और मैंने इसको सेटिंग्स इसकी करके देन मैं इसको रन करके देखती हूँ तो शायद ये कोड रन हो जाए, आपको रन होता हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, अब जो भी कोड मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ब्लू डॉट्स का मतलब है ये रनिंग स्टेट में है, या लॉजिक 0 आ रही है। रेड डॉट का मतलब होता है लॉजिक 1 आ रही है आपके पास। तो ये आपके पास इस तरह की रनिंग स्टेट में जब इधर एलईडी ऑन होगी तो इस एलईडी का कलर आपको नज़र आएगा। अभी ये बहुत स्लो चल रहा है, प्लस आई डोंट नो इसमें कोड क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये एक कोड है जिसमें ये एक इंटरफेस है जिसको हम अपना कोड लिख के इसमें यहाँ पर टेस्ट करके देखा करेंगे सर्किट बना के कि जो हमने कोड लिखा है, जिस फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिखा है, क्या वो फंक्शनैलिटी एक्चुअली रन हो सकती है या नहीं। जनरली स्पीकिंग कहा यह जाता है कि वो कोड जो आपके पास प्रोटियस में रन हो जाता है वो रियल टाइम में भी रन हो जाता है। ठीक है, ये आपने 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं, प्रोटियस और माइक्रो सी या माइक्रो सी प्रो, जो भी आपको सॉफ्टवेयर सूट करेगा आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होंगे कोई भी। आप लोगों ने अगेन ग्रुप्स बना लेने हैं 3 मेंबर पर ग्रुप के लिहाज से, और वो मेंबर ऐसे होंगे जो कि सॉरी उन्हीं मेंबर्स ने लास्ट में एंड ऑफ द लैब पे लैब प्रोजेक्ट भी करना है।